बिग बाजार, जिसने इंडिया को बताया कि सुपरमार्ट क्या होता है। वैसे आप लोगों ने भी बिग बाजार से शॉपिंग तो कभी ना कभी करी होगी, क्योंकि मिडिल क्लास लोगों के लिए एक वरदान जैसा था। एक तो यहाँ पर चीजों के दाम काफी अफोर्डेबल होते थे और आए दिन यहाँ सेल लगी होती रहती थी। पर फिर ऐसी क्या वजह हुई कि मार्केट में अपना सिक्का जमाने वाला फ्यूचर ग्रुप दिवालिया हो गया? क्यों अपनी लापरवाही की वजह से दिन रात कर्ज में डूबता गया फ्यूचर ग्रुप? कैसे रिलायंस ने सिर्फ 24,713 करोड़ रुपए में खरीदा बिग बाजार? आइए इन सारे सवालों के जवाब हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पर वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे चैनल की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। आइए सबसे पहले बात करते हैं भारत की सबसे बड़ी रिटेल चेन फ्यूचर ग्रुप के फाउंडर किशोर बियानी के बारे में। तो दोस्तों, किशोर बियानी का जन्म 1961 में एक मारवाड़ी परिवार में हुआ था। जब वो अपने कॉलेज के फाइनल ईयर में थे तभी उन्होंने अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर लिया था। उनका फैमिली बिजनेस सिल्क मिल का था, जिसका नाम था बंसी सिल्क मिल। इसके अंदर वो सिल्क से बने हुए कपड़े बनाते थे और अलग अलग जगहों पर बेचा करते थे। अब भले ही उन्होंने फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर लिया था, लेकिन फिर भी उन्हें कोई खासा मजा नहीं आ रहा था। वो कुछ अलग ही करना चाह रहे थे। अब एक बार क्या होता है कि वो एक दिन अपने दोस्त से मिलते हैं और तब वो देखते हैं कि उनके दोस्त ने एक अलग ही फैब्रिक ट्राउजर पहना होता है और इस फैब्रिक का नाम था स्टोन वॉश फैब्रिक। अब कपड़े को बारीकी से परखना तो उन्होंने उनके परिवार से बचपन में सीखा था और इस कपड़े को देखने और छूने के बाद वो आसानी से इस बात को समझ गए थे कि कपड़ा काफी अच्छा है और अगर इस फैब्रिक को भारत में बल्क में मंगाकर बेचते हैं तो इससे अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। बस उन्होंने अपने इस आइडिया को बहुत ही जल्द अंजाम दे दिया। उन्होंने इस फैब्रिक को बल्क में मंगाया और आसपास के जो भी गारमेंट सेलर थे उन्हें बेच दिया। और दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने सिर्फ 6 महीनों के अंदर अंदर लाखों रुपए का मुनाफा होने लगा। और अपनी इस पहली सक्सेस में उन्हें कॉन्फिडेंस मिला और वो ये बात समझ गए कि वो खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और इसी के साथ उन्होंने कंपनी की शुरुआत की, जिसका नाम रखा गया WBB, यानी कि व्हाइट ब्लू ब्राउन। अब इस कंपनी में वो मेंस ट्राउजर बेचा करते थे, जिसे वो खुद नहीं बल्कि अलग अलग मिल्स से बनवाते थे और अपने ब्रांड के नाम से मार्केट में बेचा करते थे। अब देखिए, उस वक्त क्या होता था कि बड़े बड़े ब्रांड एग्जीबिशन में कपड़े लगाया करते थे और लोग वहां से उन कपड़ों को खरीदते थे। लेकिन किशोर बियानी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उस एग्जीबिशन का खर्चा उठा पाए, इसलिए उन्हें समझ नहीं आ पा रहा था कि वो क्या करें। जिसके बाद उन्होंने सोचा कि अगर वो एग्जीबिशन के अंदर जाकर अपने कपड़ों का स्टॉल नहीं लगा सकते हैं तो क्यों ना वो बाहर ही अपने कपड़ों का स्टॉल लगा ले। ऐसे भी हो सकता है कि लोग आकर उनके स्टॉल पर ही कपड़े खरीद लें। और देखिए, उनका ये आइडिया काफी सक्सेसफुल भी साबित हुआ। उनके कपड़ों को लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया। अब अपनी एक और सक्सेस के बाद साल 1987 में उन्होंने WBB के बाद एक और कंपनी बनाई, जिसका नाम रखा मेंसवेयर प्राइवेट लिमिटेड। अब ये भी गारमेंट मैन्युफैक्चर कंपनी थी और इस कंपनी से भी उन्हें बहुत ज्यादा फायदा हुआ और आगे चलकर इसी कंपनी का नाम बदलकर रख दिया गया पैंटालून्स। पहले तो पैंटालून्स में बस मेंसवेयर ही बेचे जाते थे, लेकिन कुछ वक्त बाद लेडीज और किड्सवेयर भी बेचे जाने लगे, जिसके बाद इसका नाम रख दिया गया पैंटालून्स रिटेल। और देखते ही देखते इनकी फ्रेंचाइजी पूरे भारत में फैल गई और ऐसे लोग भी काफी ज्यादा पसंद करने लगे थे। अब दोस्तों, ये वो दौर था जब भारत में मॉल नहीं हुआ करते थे। उस वक्त किशोर बियानी ने कलकत्ता में 10,000 स्क्वायर फुट का पैंटालून्स का एक स्टोर ओपन किया, जो एक तरीके से मॉडर्न शॉपिंग सेंटर था। यहाँ पर लोगों को मेंस, लेडीज और किड्स वेयर तो मिलते ही थे, लेकिन साथ ही यहाँ खाने के लिए स्टॉल और साथ में एंटरटेनमेंट एरिया भी था, जो लोगों को काफी पसंद आया। अब देखते ही देखते कई सारे शहरों में उनके पैंटालून्स के आउटलेट खुलने लगे, जिनसे उनको काफी ज्यादा फायदा हुआ। अब इसके बाद उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा स्टोर खोला जाए जहां पर लोगों को किराने के सामान से लेकर होम अप्लायंसेस तक सब कुछ एक ही जगह मिल जाए। इसी के साथ किशोर बियानी भारतीय लोगों की साइकोलॉजी को अच्छे से जानते थे। उन्हें पता था कि अगर वो लोगों को कम दाम पर अच्छी चीजें बेचेंगे तो आज नहीं तो कल उनका बिजनेस जरूर चलेगा। पर फिर यहीं से शुरुआत होती है बिग बाजार की। अब बिग बाजार में लोगों को सारी की सारी चीजें कम दाम पर एक ही छत के नीचे आसानी से मिल जाती थी। इसके बाद एक वक्त ऐसा भी आया जब पूरे के पूरे भारत में बिग बाजार के आउटलेट खुल गए और अब लोग दुकानों को छोड़कर बिग बाजार से ही सामान खरीदना ज्यादा पसंद करते थे। अब देखिए, यही वो वक्त था जब बिग बाजार और पैंटालून्स लगातार तरक्की कर रहा था। इसी के बाद किशोर बियानी का नाम पड़ा किंग ऑफ रिटेल। अब इन दोनों कंपनीज की सफलता के बाद तो मानो किशोर बियानी ने पीछे मुड़कर कभी देखा ही नहीं। जैसे जैसे वक्त बीतता गया उन्होंने दूसरे बिजनेस में अपना कदम रखना शुरू कर दिया, जैसे कि रियल एस्टेट, फिल्म मेकिंग और इंश्योरेंस। और इसी के साथ उन्होंने दूसरे ब्रांड्स को भी एक्वायर करना शुरू किया। अब 2007 तक तो उनका बिजनेस काफी अच्छे से चल रहा था, लेकिन इसी के बाद आता है कहानी में ट्विस्ट।
और मार्केट में एंट्री होती है फ्लिपकार्ट की, जिसमें लोगों को घर बैठे ही ऑनलाइन सामान मिलने लगा। अब देखिए दोस्तों, किशोर बिहारी ये बात बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि कोई भी उनके रिटेल मार्केट में एंटर करे, अब चाहे वो ऑनलाइन तरीके से हो या ऑफलाइन हो। अब इसीलिए उन्होंने भी अपनी एक वेबसाइट बनाई जिसका नाम उन्होंने रखा futurebazaar.com। अब पहले ही उन्होंने वेबसाइट बना ली थी जिसका मकसद था लोगों को घर बैठे ही उनका सामान मिल जाए, लेकिन उस वक्त में ऑनलाइन खरीद का इतना चलन था नहीं, जिसकी वजह से उनको प्रॉफिट हुआ नहीं। लेकिन एक ही साल में 350 करोड़ का लॉस जरूर हो गया, जिसके बाद उन्होंने इस ऑनलाइन साइट को बंद कर दिया। और दोस्तों, उनका सही मायनों में डाउनफॉल तो 2008 के ग्लोबल इकोनॉमी रिसेशन की वजह से शुरू हुआ। अब उस वक्त इन्होंने जितना भी कर्जा अपनी अलग अलग कंपनियों पर इन्वेस्ट करने के लिए लिया था, वो सारा कर्जा वो वापस लौटा नहीं पा रहे थे, और ये कर्जा लगातार बढ़ता ही जा रहा था, जिसके बाद उन्हें अपनी कंपनी का डिमर्जर करना पड़ा। मतलब उनके जितने भी ब्रांड थे उन्हें 4 ब्रांड को मिलाना पड़ा था, जो कि पैंटालून्स, बिग बाजार, फूड बाजार और सेंट्रल। अब देखिए 2012 तक आते आते फ्यूचर ग्रुप के ऊपर लगभग 8000 करोड़ रुपए तक का कर्ज हो चुका था, जिसकी वजह से उनको अपनी सबसे सक्सेसफुल और मुनाफा देने वाली कंपनी किशोर बिहारी की पैंटालून्स को 1600 करोड़ रुपए में आदित्य बिरला ग्रुप को बेचना पड़ा। अब देखिए दोस्तों, भले इससे उनका कुछ कर्ज तो कम हो गया, लेकिन इससे उन्होंने कोई भी सीख नहीं ली। अब देखिए होता क्या है, जब भी हम कोई नया बिजनेस करते हैं या फिर कोई नया बिजनेस एक्वायर करते हैं, तो जो हमारा पुराना बिजनेस होता है उस पे मिलने वाले मुनाफे को हम अपने नए बिजनेस में लगाते हैं। पर किशोर बिहारी ने तो कुछ और ही किया। ये अलग अलग बैंकों से कर्जा ले रहे थे और फिर नए नए बिजनेस शुरू कर रहे थे, जिससे इनका कर्जा बढ़ता ही जा रहा था। अब देखिए दोस्तों, 2013 में ऑनलाइन शॉपिंग वापस से उछाल पकड़ने लगी और मार्केट में काफी सारे कंपेटिटर्स भी आने लगे, जिसकी वजह से किशोर बिहारी ने सोचा कि क्यों ना वापस से ऑनलाइन साइट बनाई जाए। इस बार साइट का नाम रखा बिग बाजार डायरेक्ट। लेकिन इस बार फिर उनका ये आइडिया फेल हो गया और उन्हें फिर से नुकसान का सामना करना पड़ा। अब इसके बाद वो समझ गए थे कि उन्हें अपनी ऑफलाइन बिजनेस पर ही फोकस करना चाहिए। इसके लिए उन्होंने कई सारी कंपनीज खरीदी, जिसमें उनके लगभग 1000 करोड़ रुपए लगे। और सारा ही पैसा लोन लेकर आया था। उन्हें लगा कि ऑनलाइन में कुछ फायदा नहीं है, लेकिन 2016 में जियो आ चुका था और लोग ऑनलाइन शॉपिंग करने लगे। पर उन्हें लगा कि अभी भी ऑफलाइन में ही फायदा है, जिसके लिए वो नई नई कंपनियां खरीदते गए। और ऐसा करते करते 2019 तक उन पर 12,778 करोड़ का कर्ज हो गया था। इसके बाद आया कोरोना, जिसमें उनके शेयर के दाम 80% तक गिर गए और इसी के बाद इन्होंने बिग बाजार को बेचने का फैसला कर लिया। अब इनके जितने भी बिजनेस थे बिग बाजार के साथ साथ इन्होंने 24,713 करोड़ में रिलायंस को बेच दिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।